यूनिट जो हम डिस्कस कर रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स एंड बायोमोलिक्यूल्स में जो पर्टिकुलर टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो प्रोटीन। तो प्रोटीन जो है वो पॉलीमर है, बहुलक है, और इसकी जो एकलक इकाई है, मोनोमर यूनिट है, वो है अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा अमीनो एसिड। अब अल्फा अमीनो एसिड जो है एक प्रोटीन के निर्माण में टोटल 20 प्रकार के अल्फा अमीनोमल भाग लेते हैं। 20 प्रकार के अल्फा अमीनोमल है हमारे पास। अब ये अमीनो अम्ल जब रिएक्ट करते हैं तो दो प्रकार की स्ट्रक्चर हमारे पास आती हैं। एक तो हम लोग पढ़ेंगे पेप्टाइड, पेप्टाइड, और एक वर्ड आता है हमारे पास ज्विटर आयन, ज्विटर आयन। एक तो आता है पेप्टाइड और एक आता है ज्विटर आयन, ज्विटर आयन। अब ज्विटर आयन और पेप्टाइड में क्या डिफरेंस है? देखो, अमीनो एसिड हमने कल भी बनाया था, अल्फा अमीनो एसिड। तो हमने क्या करना है, एक कार्बन लेना है, उसके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा है वो अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन से अगर हम अमीन ग्रुप जोड़ दें तो ये अल्फा अमीनो एसिड हो जाता है। अब इस कार्बन के साथ 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए हमने एक हाइड्रोजन लगाया था और एक एल्किल ग्रुप लगाया था, आर लगाया था। तो ये हमारे पास अल्फा अमीनो अम्ल की सामान्य संरचना थी, अल्फा अमीनो एसिड की जनरल स्ट्रक्चर थी। अब अमीन समूह की प्रकृति कैसी होती है? अमीन समूह की प्रकृति, NH2 की प्रकृति कैसी है? बेसिक बेसिक, क्षारीय बेसिक प्रकृति का सर। ना, बेसिक है नेचर है इसकी, ये क्षारीय प्रकृति का है। और वहीं COOH जो है वो एसिडिक है, अम्लीय प्रवृत्ति का है, अम्लीय प्रवृत्ति का है। अब अगर ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट की हम बात करें, अम्ल क्षार में एक अवधारणा आती है ब्रोंस्टेड लोरी अवधारणा, ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट। तो ये क्या कहता है, जो H+ देता है वो तो एसिड होता है, और जो H+ ग्रहण कर लेता है, H+ एक्सेप्ट कर लेता है, वो बेस होता है। अम्ल वो होता है जो H+ दान करता है, प्रोटॉन दान करता है। जो प्रोटॉन दान करता है वो अम्ल होता है, एसिड होता है, और जो प्रोटॉन ग्रहण करता है वो बेस होता है। अब एक अमीनो एसिड है हमारे पास, एक अमीनो एसिड है, इसमें एसिडिक ग्रुप भी है यानी H+ दाता भी है, और बेसिक ग्रुप भी है यानी H+ ग्राही भी है। अब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या करेगा, H+ दान कर देगा। तो कार्बोक्सिलिक ने क्या किया, H+ दान कर दिया, तो COO पे माइनस आ गया। और NH2 ने क्या किया, उस H+ को ग्रहण कर लिया, तो 3 NH हो गए। यहाँ NH2 था पहले, 2 H थे, एक H+ इसने ग्रहण कर लिया तो यहाँ 3 H हो गए, और चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। तो एक अमीनो अम्ल का, एक अल्फा अमीनो अम्ल का अम्लीय कार्बोक्सिलिक समूह यानी एसिडिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप H+ दान करता है, तथा उस H+ को उसी अमीनो अम्ल का क्षारीय अमीन ग्रुप, बेसिक अमीनो ग्रुप जो होता है वो ग्रहण कर लेता है, जिससे एक डाईपोलर आयन बनता है, द्विध्रुवीय आयन बनता है। ये द्विध्रुवीय आयन बन गया एक। इसी द्विध्रुवीय आयन को ही हम लोग ज्विटर आयन के नाम से जानते हैं। ये द्विध्रुवीय आयन जो बना है ना, ये जो बना है यही ज्विटर आयन है। कब बनेगा ये? जब एक अमीनो अम्ल का कार्बोक्सिलिक समूह उसी अमीनो अम्ल के अमीन से क्रिया कर जाएगा। एक अमीनो अम्ल का कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होगा उसी अमीनो अम्ल के अमीन से क्रिया कर जाएगा। कार्बोक्सिलिक क्या करेगा, H+ दान करेगा, अमीन क्या करेगा, H+ ग्रहण कर लेगा। तो फिर जो डाईपोलर आयन बनेगा, द्विध्रुवीय आयन बनेगा, वही द्विध्रुवीय आयन ज्विटर आयन कहलाता है। ये ज्विटर आयन है। अब ज्विटर आयन में क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो। अब आप ये देखो, क्या कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक रहा क्या? कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक रहा क्या? हाँ सर। नहीं रहा। यानी जो अमीनो एसिड होते हैं वो
कार्बोक्सिलिक ग्रुप की तरह बिहेव नहीं करते, यानी इनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो नहीं होती। कार्बोक्सिलिक ग्रुप की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, कार्बोक्सिलिक अम्ल का कोई गुण नहीं होता। अब क्या NH2NH2 रहा क्या ज्यूट्रायन में? NH2NH2 रहा क्या? नो सर। नहीं रहा। तो ना तो कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक रहा, ना NH2NH2 रहा। तो जो अमीनो एसिड है उनमें ना तो COOH जैसा कोई गुण होता है, ना ही NH2 जैसा कोई गुण होता है। तो ऐसा कोई गुण उसमें नहीं पाया जाता। इसका कारण क्या है? इसका कारण ज्यूटर आयन का बनना है, क्योंकि ज्यूटर आयन बनने के कारण ना तो COOH रहता है, ना ही NH2NH2 रहता है। तो अमीनो अम्ल में कार्बोक्सिलिक ग्रुप होने के बावजूद भी ये उसके जैसा कोई गुण नहीं दर्शाते। एमीन समूह होने के बावजूद भी ये अमीन जैसा कोई गुण नहीं दर्शाते, जिसका मुख्य कारण ज्यूटर आयन का निर्माण है। ज्यूटर आयन के निर्माण के कारण ये जो एमीन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं इनके लवण की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि एसिड एंड बेस जब रिएक्ट कर जाते हैं तो क्या बनाते हैं? साल्ट बनाते हैं। तो ये लवण बना है, लवण साल्ट बना है। अब आपसे पूछ सकता है कि जो अमीनो एसिड है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एमीन ग्रुप के लवण की तरह बिहेव करते हैं, साल्ट की तरह बिहेव करते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण ज्यूटर आयन का बनना है। ज्यूटर आयन बनने के कारण ही जो अमीनो अम्ल हैं वो COOH और NH2 के लवण के तरह कार्य करते हैं, साल्ट की तरह कार्य करते हैं। तो ये ज्यूटर आयन था आपके पास। जब एक अमीनो अम्ल का अम्लीय कार्बोक्सिलिक समूह उसी अमीनो अम्ल के अमीन समूह से क्रिया कर जाए तो ज्यूटर आयन बनता है। अब पेप्टाइड क्या होता है? देखो पेप्टाइड और ज्यूटर आयन में इतना ही फर्क है। ज्यूटर आयन में तो एक ही अमीनो अम्ल लिया जाएगा, एक ही अमीनो अम्ल का COOH होगा और उसी के NH2 से क्रिया करेगा, तो बनेगा ज्यूटर आयन। COOH H+ दे देगा और NH2H+ ले लेगा। अब पेप्टाइड क्या होता है? पेप्टाइड में एक अमीनो अम्ल का COOH दूसरे अमीनो अम्ल के NH2 से क्रिया करेगा। ज्यूटर आयन में तो एक का COOH उसी के NH2 से क्रिया करेगा, लेकिन पेप्टाइड में एक का COOH दूसरे के NH2 से रिएक्ट करेगा। कैसे? देखो, तो ये मैंने COOH ग्रुप लगाया, ये कार्बन अल्फा कार्बन, ये H, ये R, ये NH2, ये सामान्य संरचना हमने कल भी पढ़ ली थी। ये एक अल्फा अमीनो अम्ल है, प्लस इसके साथ मैंने एक अल्फा अमीनो अम्ल और ले लिया, ये दूसरा अल्फा अमीनो अम्ल आ गया। अब देखो पेप्टाइड क्या होगा? एक अमीनो अम्ल का कार्बोक्सिलिक ग्रुप दूसरे अमीनो अम्ल के अमीन से क्रिया करता है। अब ये तो अम्ल है और ये क्षार है। अब अम्ल और क्षार क्रिया करते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है? यहां जल निकलता होता है, जल निकलेगा यहाँ और एमाइड बन जाएगा, एमाइड CONH बन जाएगा, CONH। तो क्या बना? NH2 CHR CONH CHR COOH, ये एमाइड बन गया, एमाइड। CONH ग्रुप आ गया, ये एमाइड ग्रुप है। ये जो एमाइड बना है, ये जो अणु बना है, इसी अणु को हम पेप्टाइड कहते हैं, यही पेप्टाइड है। तो यहाँ से जल निकल जाता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक का कार्बोक्सिलिक ग्रुप दूसरे के अमीन से क्रिया करता है और एमाइड बनाता है। इस प्रकार जो एमाइड बनता है वो पेप्टाइड कहलाता है, वो पेप्टाइड कहलाता है। अब कितने अमीनो अम्ल जोड़े हमने इसमें? दो। तो ये डाई पेप्टाइड है। अगर 3 जोड़ देते तो ट्राई पेप्टाइड हो जाता, 4 जोड़ते तो टेट्रा पेप्टाइड हो जाता, और 10 या 10 से ज़्यादा जोड़ देते तो
पॉलीपेप्टाइड हो जाता है। poly, और अगर 100 जोड़ देते तो उस पॉलीपेप्टाइड को हम प्रोटीन कह देते। 10 या 10 से ज़्यादा होते ही पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। लेकिन अगर किसी पॉलीपेप्टाइड में 100 अल्फा अमीनोमर जुड़े हों तो वो पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन कहलाता है। तो डाईपेप्टाइड, 2 अमीनोमर जुड़े तो डाईपेप्टाइड, 3 जुड़ जाएंगे ट्राईपेप्टाइड, 4 जुड़ जाएंगे टेट्रापेप्टाइड। तो ये पेप्टाइड बना जिसमें एक अमीनोमर का कार्बोक्सिलिक दूसरे अमीनोमर के अमीन से क्रिया किया। अब अगर हम पेप्टाइड की स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो बॉन्ड है दोनों अमीनो एसिड के बीच में, ये जो बॉन्ड बना है यानी CO और NH के बीच जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, पेप्टाइड बंध बोलते हैं, पेप्टाइड बंध। तो पेप्टाइड बंध को हम लोग यूं लिखते हैं CONH, मतलब CO और NH के बीच बनने वाला बंध पेप्टाइड बंध होता है। ये वाला बंध पेप्टाइड बंध होता है, CO और NH के बीच बनने वाला बंध पेप्टाइड बंध कहलाता है। तो CONH से लिखा जाता है इसको। अब स्ट्रक्चर में देखो इसकी, एक सिरे पर मुक्त अमीनो समूह है, NH2 ग्रुप है, इस सिरे को N सिरा कहते हैं, प्रोटीन पेप्टाइड का या प्रोटीन का N सिरा। N सिरा क्योंकि यह नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है तो N सिरा बोल दिया, ये N सिरा है। और इस सिरे को जिधर मुक्त कार्बोक्सिलिक समूह है C सिरा बोलते हैं, C सिरा। तो पेप्टाइड के अंदर 2 सिरे होते हैं, 2 एंड होते हैं, एक N एंड एक C एंड, एक N सिरा और एक C सिरा। जिधर नाइट्रोजन दिख रही है वो N सिरा है, जिधर कार्बन दिख रहा है वो C सिरा है। और N सिरा हमेशा बाईं ओर लिखा जाता है, बाईं ओर, N सिरा बाईं ओर और C सिरा दाईं ओर लिखा जाता है। तो हमने लिखा ही इसी तरह से है, शुरू से ही हमने अमीनोमर जो सीखा है ना वो ऐसे ही सीखा है। देखो ये कार्बन है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये NH2 है, तो मैं इसीलिए ऐसे लिख रहा हूँ ताकि जब आप लोग पेप्टाइड बनाएं तो आपका अपने आप N सिरा बाईं ओर ही आए और C सिरा जो है वो दाईं ओर ही आए। हमने लिखा ही इस तरीके से कि N सिरा बाईं ओर ही रहे और C सिरा दाईं ओर ही रहे। तो पेप्टाइड में, पेप्टाइड की संरचना में बाईं ओर मुक्त अमीनो समूह पाया जाता है, इस सिरे को क्या बोलते हैं, N सिरा N एंड। और दाईं ओर मुक्त कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाता है, इस सिरे को C सिरा या C एंड के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया आपके पास पेप्टाइड। अब पेप्टाइड और ज्यूट्रायन में फर्क क्या है, ज्यूट्रायन के निर्माण में तो एक ही अमीनोमर आएगा और पेप्टाइड के निर्माण में 2 या 2 से ज़्यादा अमीनोमर भाग लेंगे। ये संरचना में डिफरेंस आ गया। अब पेप्टाइड का नामकरण देखो कैसे लिखते हैं, पेप्टाइड का नामकरण। पेप्टाइड का नामकरण, मैं एक ट्राई पेप्टाइड बना रहा हूं, ट्राई पेप्टाइड जिसमें मैं 3 अमीनोमर जोड़ूंगा। ये मैं एक ट्राई पेप्टाइड आपको दिखा रहा हूं। ये एक ट्राई पेप्टाइड बना दिया हमने। अब स्ट्रक्चर मैंने कल बताई हुई है आपको। ये एक ट्राई पेप्टाइड बनाया। अब इसमें देखो एक अमीनोमर का भाग तो ये रहा, इतना पार्ट है, एक अमीनोमर का पार्ट इतना है और एक अमीनोमर का पार्ट इतना है। 3 अमीनोमर इसमें जुड़े हैं क्योंकि यहाँ देखो COOH था ना, यहाँ NH2 था, तो यहाँ से हमने जल निकाल दिया तो CONH एमाइड बन गया। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड बन गया ना, यहाँ पेप्टाइड बंध बन गया, पेप्टाइड बंध। तो इस प्रकार इस संरचना में ऐसे यहाँ COOH था, यहाँ NH2 था, तो यहाँ से H, यहाँ से OH निकाला, ये भी पेप्टाइड बन गया एक तरह से, है ना। तो कितने अमीनोमर जुड़े हैं यहाँ, 3।
3 अमीनोमल जुड़े हैं, ट्राईपेप्टाइड दिखाया है। बाईं ओर N सिरा और दाईं ओर C सिरा। C सिरा। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे? पहले तो आप इसमें अमीनोमल पहचानो। ये पहला जो अमीनोमल जोड़ा है मैंने, ये वाला कौन सा अमीनोमल है बताओ? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन। लाइसिन सर। ग्लाइसिन है, यहाँ 2 एच लगे हैं देखो। इसको कल हम ओपन करके दिखा रहे थे ऐसे, यस सर। ऐसे दिखा रहे थे ना। आज मैंने इसको कंबाइन कर दिया तो पहला अमीनोमल ग्लाइसिन लगाया मैंने, ग्लाइसिन। अब सेकंड आइडेंटिफाई करो, ये कौन सा अमीनोमल है? एलानिन। 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 एलानिन है, CH3 लगा दिया, एलानिन है ना। अब तीसरा आइडेंटिफाई करो, ये कौन सा है? सीरीन। 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 CH2OH लग गया तो सीरीन है ना, सीरीन है। यस सर। तो ये ग्रुप्स पहचान लोगे तो अमीनोमल आराम से पहचान आ जाता है ना। 3 अमीनोमल आपके सामने, ग्लाइसिन, एलानिन और सीरीन। अब जब हम लोग पेप्टाइड का नामकरण करते हैं, पेप्टाइड का नामकरण करते हैं, तो जो C सिरे पर अमीनो अम्ल होता है, C सिरे पर जो अमीनो अम्ल होता है वो मुख्य अमीनो अम्ल होता है। मेन अमीनो एसिड वही होता है। इसके नाम में कोई चेंज नहीं किया जाता, नो चेंज। यानी जो इसका नाम है एज इट इज लिख दिया जाता है। C सिरा अमीनो अम्ल को मुख्य अमीनो अम्ल माना जाता है, इसके नाम में कोई चेंज नहीं किया जाता। और बाकी जो अमीनो अम्ल बच गए उनमें इन के स्थान पर इन हटाकर इल लगा देते हैं, इल लगा देते हैं और लिखेंगे हमेशा बाईं ओर से दाईं ओर, बाईं ओर से दाईं ओर। इन हटा के इल लगाएंगे। जैसे ये ग्लाइसिन है, इन हटा के इल लगाओ, अब क्या लिखोगे इसको बताओ? ग्लाइसिल। ग्लाइसिल। इन हटा के इल लगा देंगे, ग्लाइसिल। अब एलानिन को क्या लिखोगे? एलानिन को एलानिल। एलानिल, एलानिल। और सीरीन को सीरिल। सीरिल। सीरीन ही लिखेंगे, इसमें कोई चेंज सीरीन। नहीं करना है, सीरीन। नो चेंज। C सिरे वाला मुख्य अमीनोमल होता है ना, इसमें कोई यस चेंज सर। नहीं करना है, एज इट इज लिखना कोई है इसको। चेंज नहीं। तो ये नाम बन गया पेप्टाइड का। पेप्टाइड का नामकरण इस प्रकार से किया जाता है। N सिरे से लिखना शुरू करते हैं, C सिरे की ओर लिखा जाता है। N सिरे से C सिरे की ओर लिखा जाता है। C सिरे वाला जो अमीनोमल होता है वो मुख्य अमीनोमल होता है, इसके नाम में कोई चेंज नहीं किया जाता। और बाकी जो अमीनोमल जितने भी बचेंगे उनमें सब में इन हटाकर क्या लगा देते हैं? इल लगा देते हैं। तो फिर पेप्टाइड का नाम बन जाता है पूरा के पूरा। जैसे यहाँ ये ग्लाइसिन था तो इन हटाकर इल लगा दिया, ग्लाइसिल। ये एलानिन था तो इन हटाकर इल लगा दिया, एलानिल। और ये सीरीन था, और क्योंकि सीरीन C सिरे पर है तो मुख्य अमीनोमल है तो इसको सीरीन ही रहने देंगे। तो इस प्रकार पूरे पेप्टाइड का जो नाम आ गया हमारे पास, ग्लाइसिल एलानिल सीरीन, ग्लाइसिल एलानिल सीरीन। तो इस तरह से हम लोग पेप्टाइड का नामकरण कर देते हैं। अब हम चलते हैं प्रोटीन की संरचना पर। प्रोटीन की संरचना, तो प्रोटीन जो है वो अल्फा अमीनो अम्ल के बहुलक है, अल्फा अमीनो अम्ल के पॉलीमर है ये। तो स्ट्रक्चर बताओ, इसकी छोटी होगी या बड़ी होगी? बहुलक है, पॉलीमर है, तो स्ट्रक्चर कैसी होगी इसकी, छोटी या बड़ी? बड़ी होगी सर। बड़ी होगी है होगी ना। सर। स्ट्रक्चर इसकी बड़ी होती है। इसमें बहुत सारे अमीनो अम्ल जुड़े होते हैं प्रोटीन में, कम से कम 100 तो जुड़े ही होंगे।
100 अमीनो अम्ल तो कम से कम होते हैं। अगर अब बात करें हीमोग्लोबिन की, तो हमारे हीमोग्लोबिन में लगभग 600 के अराउंड अमीनो एसिड होते हैं। 600 के अराउंड ये हीमोग्लोबिन में है। और हीमोग्लोबिन में 574 अमीनो अम्ल, अगर ये अमीनो अम्ल कंटिन्यूम लिखे तो बहुत बड़ी संरचना हीमोग्लोबिन की बन जाएगी। फिर हमारे शरीर में कैसे समा गई ये संरचना, ये फोल्ड होती जाती है। जैसे फोल्ड होती जाती है। ये तो बिल्कुल सामान्य संरचना बनाई हमने। अब इसमें फोल्डिंग आएगी, यूं हो जाएगी, ये फोल्ड हो जाएगी। फोल्ड होगी तो पहले से थोड़ी छोटी दिखेगी। अब फोल्डेड फर्दर फोल्डेड हो जाती है, फिर और छोटी हो जाती है, फिर इसमें फर्दर फोल्डिंग हो जाती है, फिर ये बहुत छोटी हो जाती है। तो ये जो संरचना बनी, ये बिल्कुल स्ट्रेट जो हमने बनाई है, ये होती है प्राथमिक संरचना। प्राथमिक फोल्ड होती है तो बनती है द्वितीयक संरचना, और द्वितीयक पे द्वितीयक फोल्ड होती है तो बनती है तृतीयक संरचना, और तृतीयक पे तृतीयक फोल्ड होती है तो बनती है चतुष्क संरचना। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो 4 प्रकार की संरचनाएं प्रोटीन में पाई जाती है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्क। प्राथमिक संरचना क्या है, देखो, जब प्रोटीन का जल अपघटन कराने लगते हैं ना, प्रोटीन का जब जल अपघटन कराया जाता है, जब इसकी हम जल से क्रिया करवाते हैं, तो इसका जल अपघटन एन सिरे से होना शुरू होता है। देखो HOH, तो सबसे पहले ये वाला अमीनो अम्ल अलग होएगा, ग्लाइसिन अलग होगा। दिख रहा है ग्लाइसिन बनता हुआ। अब जल अपघटन कराएंगे तो यहाँ से COOH बन यस जाएगा ना, सर। COOH, ग्लाइसिन अलग हो गया। फिर दूसरा अमीनो अम्ल अलग होता है, दूसरा अमीनो अम्ल अलग होगा HOH, तो यहाँ से एलानिन अलग हो जाएगा। फिर लास्ट वाला अमीनो अम्ल, इस तरह से ये अमीनो अम्ल अलग होना शुरू होते हैं। और अमीनो अम्ल के जुड़ने का क्रम हमें पता लग जाता है कि अमीनो अम्ल किस क्रम में जुड़े हैं। पहला अमीनो अम्ल जो आएगा वो सबसे पहले नंबर पे जुड़ा है, फिर दूसरा अमीनो अम्ल आया, फिर तीसरा अमीनो अम्ल आया। यानी पहला अमीनो अम्ल जो आया वो एन सिरे पर सबसे आगे था, दूसरा अमीनो अम्ल जो आया वो एन सिरे पर दूसरा अमीनो अम्ल था, है ना। तो अमीनो अम्ल के जुड़ने का हमें एक क्रम पता लग जाएगा। अमीनो अम्ल के जुड़ने का यही क्रम जो होता है ना, ये प्रोटीन की प्राथमिक संरचना बनाता है। ये प्राथमिक संरचना है प्रोटीन की। इसमें सिर्फ इतना ही पता लगता है हमें कि कितने अमीनो अम्ल हैं, वह किस क्रम में लगे हैं, कितने अमीनो अम्ल हैं, किस क्रम में लगे हैं। तो प्रोटीन की प्राथमिक संरचना क्या है, अमीनो अम्लों की संख्या और क्रम का पता लगाना प्रोटीन की प्राथमिक संरचना होती है। इसमें कोई भी फोल्ड नहीं पाया जाता, बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रक्चर ही होती है। तो प्रोटीन की प्राथमिक संरचना क्या है, प्रोटीन में कितने अमीनो अम्ल और वो किस क्रम में लगे हैं, इसका पता लगाना प्रोटीन की प्राथमिक संरचना होती है। ठीक है, जैसे अब हीमोग्लोबिन में 574 अमीनो अम्ल लगे हैं, ये पता लगाया है, तो ये यही हीमोग्लोबिन की प्राइमरी स्ट्रक्चर है, 574 अमीनो अम्लों के क्रम का पता लगाना। और 574 में से अगर एक क्रम भी चेंज हो जाए, 574 अमीनो अम्ल होते हैं हीमोग्लोबिन में, तो क्या हीमोग्लोबिन सही फंक्शन करेगा, क्या फंक्शनिंग सही रहेगी। या 574 में से अगर एक का क्रम भी चेंज हो जाए, कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, बताओ। चेंज हो जाएगा सर, फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा ना, चेंज हो जाएगी। फर्क पड़ेगा। सारा हीमोग्लोबिन ही काम करना बंद कर देगा वो। क्योंकि अगर जैसे देखो, मान लो ये हीमोग्लोबिन की स्पेलिंग है सपोज, अब अगर मैं इसमें एक का क्रम बदल दूं, मैंने पहले एप्पल ये लिखा था, अब मैंने एक का क्रम बदल दिया सिर्फ, तो क्या ये स्पेलिंग सही है, क्या बताओ। सही रहेगी चेंज कि हो गया। सारी स्पेलिंग गलत हो गया ना। ये नहीं तो सर। हीमोग्लोबिन था बिल्कुल सही, ये हीमोग्लोबिन तो बिल्कुल सही था। अगर उसमें एक को भी चेंज कर दिया
तो वो सारा हीमोग्लोबिन ही गलत हो जाता है, मतलब हीमोग्लोबिन काम करना बंद कर देता है। यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है अपने आप में। किसी भी अमीनो अम्ल का क्रम जो है वो परिवर्तित नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। यदि एक भी अमीनो अम्ल का क्रम चेंज हो गया तो सारा हीमोग्लोबिन काम करना बंद कर देगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर में अगर ग्लूटेमिक अम्ल के स्थान पर, ग्लूटेमिक अम्ल पढ़ा था ना कल अपने, सर ग्लूटेमिक अम्ल के स्थान पर वैलीन आ जाए, ग्लूटेमिक अम्ल के स्थान पर वैलीन आ जाए तो सिकिल सेल एनीमिया रोग हो जाता है। हंसियाकार कोशिका अरक्तता बोलते हैं इसको। हंसियाकार कोशिका अरक्तता, सिकिल सेल एनीमिया, यानी जो हमारी आरबीसी होती है वो हंसियाकार हो जाती है, हंसियाकार आरबीसी हो जाती है, विकृति आ जाती है उसके अंदर। कब? जब ग्लूटेमिक एसिड के स्थान पर वैलीन आ जाता है। ग्लूटेमिक एसिड के स्थान पर जब वैलीन आ जाता है तो जो आरबीसी होती है उसकी आकृति विकृत हो जाती है। इस रोग को हम लोग सिकिल सेल एनीमिया के नाम से जानते हैं। पूरा हीमोग्लोबिन ही काम करना बंद कर देता है। और हीमोग्लोबिन में अमीनो अम्ल किस क्रम में जुड़े हैं ये पता लगाने वाले थे सबसे पहले फ्रेडरिक सेंगर। यानी प्रोटीन की प्राथमिक संरचना का सर्वप्रथम निर्धारण करने वाले कौन थे? फ्रेडरिक सेंगर। नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है इन्हें, फ्रेडरिक सेंगर को रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। फ्रेडरिक सेंगर, फ्रेडरिक सेंगर। तो प्रोटीन की प्राथमिक संरचना के बारे में जानकारी दी थी फ्रेडरिक सेंगर ने। तो प्राथमिक संरचना क्या है? कितने अमीनो अम्ल हैं और किस क्रम में लगे हैं, ये पता लगाना ही प्राथमिक संरचना है। और प्रोटीन की प्राथमिक संरचना बहुत बड़ी होती है। इतनी बड़ी बड़ी संरचनाएं हमारी बॉडी में फिट नहीं आ सकती। जैसे मैंने कल भी आपको एक जनरल सा एग्जांपल दिया था। मान लो एक दुकान है, उस दुकान में अगर हम रस्सी खोल के रख दें तो क्या वो रस्सी दुकान में पूरी आ जाएगी क्या? अगर एक दुकान में रस्सी खोल के रख दी जाए, हाँ सर, क्या रस्सी नहीं पूरी आ सकती उस दुकान नहीं में ना, आएगी। क्योंकि रस्सी बहुत बड़ी होती है। तो अगर वो रस्सी खोल के रख देता है तो उस दुकान में कभी पूरी नहीं आ सकती। तो ऐसे ही हमारा शरीर जो है ना, वो ये मान ले दुकान है। अगर ये प्रोटीन नुमा रस्सी इसमें ओपन पड़ी होती है, ऐसे खुली पड़ी होती, तो ये कभी हमारे शरीर में पूरी नहीं आती। इसलिए ये जो स्ट्रक्चर होती है ये फोल्ड होने लगती है और प्राथमिक संरचना फोल्ड होकर द्वितीयक संरचना का निर्माण करती है। प्राइमरी स्ट्रक्चर फोल्ड होकर सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाती है। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है अल्फा संरचना और एक होती है बीटा संरचना। एक अल्फा संरचना होती है, एक बीटा संरचना होती है। अल्फा संरचना जो होती है इसकी आकृति हेलिक्स जैसी होती है, सीढ़ी नुमा आकृति होती है, इसलिए इसे अल्फा हेलिक्स संरचना बोलते हैं, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। और जो बीटा संरचना होती है उसकी जो शेप होती है वो लहरियादार चद्दर की तरह होती है। जैसे अपने चद्दर झाड़ते हैं ना, तो उस चद्दर में लहरें उठती हैं। जब हम चद्दर को झाड़ते हैं इस तरह से उसमें लहरें उठती है। तो जो द्वितीयक संरचना होती है उसकी शेप ऐसी होती है लहरियादार चद्दर की तरह, इसलिए बीटा संरचना को बीटा लहरियादार चद्दर संरचना बोलते हैं, बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। अब दोनों में फर्क क्या है? जब एक ही पॉलीपेप्टाइड फोल्ड होती है, एक ही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला अगर फोल्ड हो रही है तो अल्फा हेलिक्स बनती है, अल्फा हेलिक्स एक ही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से। और जब कई पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं मुड़ाव कर जाती हैं, फोल्ड हो जाती हैं, मुड़ जाती है, तब बीटा लहरियादार चद्दर संरचना बनती है। एक ही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला अगर फोल्ड हो रही है तो अल्फा हेलिक्स बनेगी,
और जब कई पॉलीपेप्टाइड संरचनाएं फोल्ड हो रही है, श्रृंखलाएं फोल्ड हो रही हैं, तो बीटा लहरियादार चद्दर संरचना बनती है। तो अल्फा हेलिक्स में एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जो रिबन की तरह कुंडलित हो जाती है, जैसे अपने यूं, ये अल्फा हेलिक्स है। अल्फा हेलिक्स रिबन की तरह कुंडलित हो जाती है, ये अल्फा हेलिक्स संरचना है। कौन सा बंध होता है प्रोटीन में? प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड है, पॉलीपेप्टाइड है, तो कौन सा बंध होगा इसमें? पेप्टाइड बंध। पेप्टाइड बंध। और कैसे दिखाते हैं पेप्टाइड बंध को किस किस के बीच बनता है पेप्टाइड बंध? CO और NH के बीच। CO और NH के बीच, है ना। मैंने ऊपर बताया आपको कि पेप्टाइड बंध जो होता है वो CO और NH के बीच बनता है। यहाँ दिखाया आपको पेप्टाइड बंध कि ये पेप्टाइड बंध है, ये रहा पेप्टाइड बंध, ये वाला बंध पेप्टाइड बंध है जो CO और NH के बीच बने। तो अल्फा हेलिक्स संरचना में क्या होता है, एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो होती है वो रिबन की तरह फोल्ड हो जाती है, और इस पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में बहुत सारे पेप्टाइड बंध है। देखो CO NH, CO NH, CO NH, ये पेप्टाइड बंध दिखा दिए मैंने। इन पेप्टाइड बंधों में क्या होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। और मैंने आपको उस दिन बताया था हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है, जब हाइड्रोजन किसके बीच आ जाए? फोन के बीच आ जाए, FON के बीच आ जाए। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो हाइड्रोजन है ये N और O के बीच आ गया ना, N और O के बीच। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया ना, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। ऐसे ही यहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। देखो इस पोजीशन पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। तो इस प्रकार पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो होती है, एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला रिबन की तरह फोल्ड हो जाती है, रिबन की तरह कुंडलित हो जाती है, और इसके कई भाग आपस में, जैसे इसका एक भाग ये रहा, एक भाग ये रहा, कैसे जुड़ गए आपस में? हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। एक ही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के कई भाग आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं। अब क्या द्वितीयक संरचना हमारे शरीर में समा सकती है क्या? प्राथमिक तो हमारे शरीर में नहीं समा सकती, क्या द्वितीयक समा सकती है क्या? द्वितीयक भी हमारी बॉडी में पूरी नहीं आती, द्वितीयक भी हमारी बॉडी के अंदर पूरी नहीं आती, बॉडी से बाहर रहती है। बाल और ऊन इसके उदाहरण है, बाल और ऊन। बाल कहाँ है हमारी बॉडी से? बाहर ही रहते हैं ना हमारी बॉडी के, क्योंकि वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ना, वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, बॉडी के अंदर पूरी नहीं आ सकती, वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। ऊन जो होती है वो जंतुओं में बालों के रूप में ही होती है ऊन, है ना, जंतुओं में बालों के रूप में ही ऊन पाई जाती है। तो बाल और ऊन कुल मिला के जो है वो द्वितीयक संरचना है, द्वितीयक संरचना हमारी बॉडी में नहीं समाती है। तो बाल और ऊन अल्फा हेलिक्स संरचना के उदाहरण है। अब चलते हैं अपने बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर पे। बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर, बीटा लहरियादार चद्दर संरचना। तो चद्दर में लहरें कैसे उठती है? अगर हम चद्दर को झाड़े ना तो चद्दर यूं ऐसे जाती है, झड़ती हुई जाती है, नहीं जाती? बताओ। यस सर। है ना। तो इस तरह की संरचना होती है बीटा लहरियादार चद्दर संरचना। बीटा सही तो ये बीटा संरचना ही है, ये बीटा संरचना है, ये अल्फा संरचना है। लेकिन अल्फा जो होती है वो हेलिक्स के रूप में होती है, इसलिए अल्फा हेलिक्स बोल देते हैं। और बीटा जो होती है ये लहरियादार चद्दर के रूप में होती है, इसलिए इसको लहरियादार चद्दर बोल देते हैं। अब देखो क्या होगा, कैसे बनेगी ये। तो मैं इसको ऊपर बनाता हूँ, देखो जहाँ मैंने ट्राईपेप्टाइड बनाया था ना वहाँ दिखाता हूँ आपको। ये देखो यहाँ दिखाता हूँ आपको कि कैसे होती है बीटा लहरियादार चद्दर संरचना। बीटा लहरियादार चद्दर संरचना दो रूपों में मिलती है, एक तो समांतर और एक प्रति समांतर, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल। पैरेलल कब बोलेंगे? जैसे हमने एक श्रृंखला बनाई N से C सिरे की ओर,
दूसरी भी N से C की ओर बढ़ाएं, तीसरी भी N से C की ओर बढ़ाएं, क्योंकि कई पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होंगी इसमें। पहली N से C की ओर चल रही है, दूसरी भी N से C, तीसरी भी N से C, तो ये पैरेलल है। एंटी पैरेलल कब बोलेंगे? जब पहली किधर से किधर बनाई हमने? N सिरे से C सिरे की ओर। दूसरी किधर से किधर बना दें? C सिरे से N सिरे की ओर। तीसरी बना दें वापिस N से C सिरे की ओर, तो ये एंटी पैरेलल बोला जाएगा इसको। क्लियर? ये एंटी पैरेलल हो जाएगी। अब बनाएंगे कैसे? देखो, अपने पहले ही एक आइडिया ले लेते हैं, बाकी ये बनानी आपको इतनी ज़रूरी नहीं है, फिर भी हम लोग एक आइडिया ले लेते हैं। जैसे चद्दर में लहरें उठती हैं वैसी शेप हम लोग पहले ही दे लेते हैं। इस तरह से। अब ये दूसरी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला आ गई, देखो इस तरह से। ये दूसरी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है। अब ये तीसरी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला आ गई। ये तीसरी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला आ गई इस तरह से। अब कैसे दिखाएंगे? देखो आप, यहां से अपने लगे NH2 से मान लो इसका H निकल गया, क्योंकि आगे कोई अमीनो एसिड आएगा तो इसका H चला जाएगा ना जल के रूप में, तो NH आएगा। यहाँ NH आ गया, NH के आगे CH2, यहाँ अपने कॉमन स्ट्रक्चर ले तो हमने लिखा था CHR के आगे आ गया CO के आगे आ गया NH के आगे आ गया CHR के आगे आ गया CO के आगे आ गया NH के आगे आ गया वापिस CHR, और CHR के आगे आ गया वापिस CO, फिर बॉन्ड खाली हो गया ना। तो इस तरह से एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला हमने दिखा दी। समझ गए ना कैसे दिखाई? NH CHR CO NH CHR CO NH CHR CO, ये दिखा दी हमने। ऐसे ही सेम टू सेम ये दिखा दें, देखो NH CHR CO NH CHR CO NH CHR CO, ये दूसरी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला दिखा दी। अब तीसरी दिखा दो ऐसे ही। तो अब तीसरी दिखा रहे हैं, देखो NH CHR CO NH CHR CO NH CHR CO। क्लियर? तो इस तरह कई पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं दिखा दी हमने। ये आपस में जुड़ जाती हैं। कैसे जुड़ेंगी? सेम हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा, यहां भी देखो ये हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया, ये हाइड्रोजन आ गया N और O के बीच में आ गया ना। इधर O है इसके, इधर N है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, ये बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, देखो ये बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरह से बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जो होती है वो जुड़ जाती हैं। और ये आपको यहाँ लहरें उठती हुई दिख रही हैं ऐसे, देखो अगर इनको आप सोचें कि ये जुड़ी हुई हैं तो एक चद्दर बन गई, पूरी शीट बन गई ना शीट। जब ये आपस में जुड़ जाएंगी तो पूरी शीट तैयार हो जाएगी एक, क्योंकि ये जुड़ी हुई है हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से, तो एक शीट बन जाती है। और शीट बन जाती है तो इस तरह से उस शीट में लहरें उठ रही हैं। ये पूरी शीट बनी हुई है एक, इनके आपस में एक शीट बन गई, चद्दर बन गई, और चद्दर में लहरें उठ रही हैं, देखो दिख रही हैं। तो इसलिए क्या बोला है इसको? बीटा लहरियादार चद्दर संरचना के नाम से जाना गया है। क्लियर? अब इसका जो उदाहरण है, मेन एग्जाम्पल ध्यान रखना आप, और ये ध्यान रखना कई पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जब हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाती है तो कौन सी संरचना का निर्माण होता है।
तो बीटा लहरियादार चद्दर संरचना का निर्माण होता है। और एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के विभिन्न भाग अगर हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाते हैं, जैसे ये एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है ना, तो इसका एक भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ गए, तीसरा भाग ये हो गया, तो इसके विभिन्न भाग आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ गए तो फिर अल्फा हेलिक्स बनती है। एक ही पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के कई भाग आपस में जुड़ जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से तो अल्फा हेलिक्स, और कई पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं जब हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाती हैं तो बीटा लहरियादार चद्दर संरचना। रेशम इसका उदाहरण है, बीटा लहरियादार चद्दर संरचना का, रेशम, सिल्क। ये भी आप लोग पढ़ते हैं, रेशम के कीड़े के बाहर इकट्ठा होता है ना, रेशम के कीड़े के बाहर, तो जो बाहर, क्योंकि ये उसके शरीर में नहीं समा सकता इसलिए ये इसके शरीर के बाहर है। ऐसे ही बाल और ऊन जो है वो हमारे जो शरीर है, जंतुओं के जो शरीर है उसके अंदर नहीं जा सकते, तो ये उससे बाहर है। बाल और ऊन अल्फा हेलिक्स है, और जो रेशम है वो बीटा लहरियादार चद्दर संरचना का उदाहरण है। क्लियर? तो ये एग्जाम्पल आपके माइंड में रहने चाहिए। अब तृतीयक कैसे बनती है, देखो टर्शरी कैसे बनती है। अब अल्फा हेलिक्स पे अल्फा हेलिक्स फोल्ड होती है, अल्फा हेलिक्स सेकेंडरी है, सेकेंडरी पे सेकेंडरी फोल्ड होगी तो टर्शरी बनेगी, सेकेंडरी पे सेकेंडरी फोल्ड होगी तो टर्शरी बनेगी। और सेकेंडरी में दो आकृतियां बनती है, दो तरह की आकृतियां बनती हैं, एक तो फोल्ड और एक लूप, एक फोल्ड और एक लूप। फोल्ड को तो बोलते हैं फाइब्रस प्रोटीन, फोल्ड जो है ना वो तो होते हैं रेशेदार प्रोटीन, और अगर लूप जैसी संरचनाएं हैं सिर्फ तो वो होते हैं गोलिकाकार प्रोटीन। मैं अब आपको एक साथ ही दिखाऊंगा, रेशेदार और गोलिकाकार एक ही संरचना के अंदर। तो तृतीयक में दो तरह की अणु आकृतियां होती है, फोल्ड एंड लूप। फोल्ड जो होते हैं वो फाइब्रस प्रोटीन के एग्जाम्पल होते हैं, और जो लूप होते हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन, गोलिकाकार प्रोटीन के एग्जाम्पल होते हैं। अब मैं एक के अंदर ही आपको फाइब्रस एंड ग्लोबुलर यानी फोल्ड एंड लूप दोनों दिखा रहा हूं। देखो फोल्ड एंड लूप। अब हेलिक्स पे हेलिक्स फोल्ड करूंगा मैं आपको, तो आपको फोल्ड दिखेंगे क्लियर कि यहाँ फोल्ड बने हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि आपको एकदम एग्जैक्ट दिखे कि स्ट्रक्चर में फोल्ड आ रहे हैं। तो इस तरह से टर्शरी स्ट्रक्चर होती है। अब मैं एक बार आउटलाइन दे रहा हूँ, फिर मैं पूरी स्ट्रक्चर आपके सामने बनाऊंगा। ये तो इस तरह से मैंने आउटलाइन दी है। अब ये अल्फा हेलिक्स पे अल्फा हेलिक्स फोल्ड हो रही है। अल्फा हेलिक्स पे अल्फा हेलिक्स फोल्ड होगी तो ये टर्शरी संरचना बनेगी यहाँ।
अब देखो आप, दिख रहे हैं फोल्ड? स्ट्रक्चर को अगर आप गौर से देखेंगे तो मैंने पहले ब्लू और रेड की आउटलाइन ली थी एक। अब देखो आपको स्ट्रक्चर के अंदर फोल्ड दिख रहे होंगे। लग रहा है कि फोल्ड रस्सी बन गई एक तरह से। देखो आप, रस्सी की तरह फोल्ड हो गए हैं इसमें। देखो जैसे रस्सी में फोल्ड होते हैं। दिख रही है स्ट्रक्चर फोल्ड हुई? क्लियर है स्ट्रक्चर? यस सर। है ना? ये sir. ये Yes, sir. एक्चुअल में ये अल्फा हेलिक्स है। मैंने सिर्फ आउटलाइन ली है इसकी। ये अल्फा हेलिक्स होता है इस तरह से। ठीक है, ये ब्लू वाली एक अल्फा हेलिक्स है यूं, और रेड वाली एक अल्फा हेलिक्स है। तो ये अल्फा हेलिक्स पे अल्फा हेलिक्स फोल्ड हुई है। ये अब अल्फा हेलिक्स, अभी अंदर दिखाइए अल्फा हेलिक्स आपको पूरी। ये अल्फा हेलिक्स है, ठीक है। ये दूसरी अल्फा हेलिक्स है। ये दूसरी अल्फा हेलिक्स आ गई। ये अल्फा हेलिक्स पे अल्फा हेलिक्स फोल्ड हो जाती है इस तरह से। तो ये बन गई टर्शरी संरचना। ये टर्शरी संरचना होती है। ये तो हो गया ग्लोबुलर पार्ट इसका, गोलिकाकार ना। ये गोलिकाकार लूप है, जो फंदे जैसी संरचना, फंदे नुमा संरचना बनी है, वो लूप है, गोलिकाकार प्रोटीन है। ये होता है रेशेदार प्रोटीन, फाइब्रस पार्ट है जहाँ फोल्ड है। जो फोल्ड है वो रेशेदार है, और जो लूप है वो गोलिकाकार है। तो इस तरह से टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर रेशेदार और गोलिकाकार, फोल्ड एंड लूप, दो अणु आकृतियां पाई जाती हैं, दो मोलिकुलर शेप पाई जाती हैं टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर। फोल्ड एंड लूप, फोल्ड एंड लूप, ये टर्शरी स्ट्रक्चर है हमारी। और टर्शरी स्ट्रक्चर में जो दो प्रोटीन, दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे के ऊपर फोल्ड हुई हैं, जो लूप और फोल्ड बन रहे हैं, उसमें आप देखें तो यहाँ बहुत सारे बॉन्ड काम करते हैं, बहुत सारे अट्रैक्शन फोर्सेस काम करते हैं, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, कार्बन डाई सल्फाइड लिंकेज भी है, कार्बन डाई सल्फाइड नहीं, ओनली सल्फाइड लिंकेज भी है, सल्फाइड बंध भी है यहाँ। और इसके अलावा यहाँ सबसे मेन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच लगता है ये, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच लगने वाला बल होता है ये। तो अपने जब ज्यूटर आयन पढ़ा था ना, ज्यूटर आयन पढ़ा था, तो ज्यूटर आयन में क्या था बताओ? ज्यूटर आयन में बने थे दो सिरे, एक प्लस और एक माइनस। एक ने H प्लस त्यागा था, COO माइनस बना था ना, और एक ने H प्लस ग्रहण करके NH3 प्लस बना लिया था। तो प्लस माइनस सिरे बन गए थे ना। तो अब ये सपोज करो कि ये इसका सपोज कि NH3 प्लस वाला सिरा है, और इसका सपोज ये COO माइनस वाला सिरा है, तो कहीं ना कहीं प्लस माइनस आकर्षण भी यहाँ उत्पन्न होगा। यही आकर्षण स्थिर वैद्युत आकर्षण बल भी कहलाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल या स्थिर वैद्युत आकर्षण बल भी इसको बोलते हैं। तो इसमें बहुत सारे आकर्षण बल उत्पन्न होते हैं तृतीयक संरचना के अंदर। तो ये आती है टर्शरी, और टर्शरी पर टर्शरी जब फोल्ड होती है तब बनती है क्वाटनरी, चतुष्क। और जो हमारा हीमोग्लोबिन है ना, वो यही चतुष्क संरचना है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन और मायोसिन, मायोसिन वाला थोड़ा कन्फर्म कर लेना। मेरे हिसाब से मायोसिन जो है वो चतुष्क संरचना होना चाहिए। मायोसिन भी, मायोसिन जो प्रोटीन है वो चतुष्क संरचना के रूप में होना चाहिए। थोड़ा कन्फर्म कर लेना आप लोग। हीमोग्लोबिन फाइनल है कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ही होता है, चतुष्क संरचना ही होता है हीमोग्लोबिन। तो इस तरह से हमारे प्रोटीन की स्ट्रक्चर पाई जाती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। अब मैंने आपको प्रोटीन का विकृतीकरण बताया था, विकृतीकरण। तो प्रोटीन जो है वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की फॉर्म में है। जब हम इसे एसिड मिलाते हैं या बेस मिलाते हैं या इसको गर्म करते हैं, तो क्या होता है, ये सारे फोल्ड खुल जाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर मिल जाती है हमारे को, प्राइमरी स्ट्रक्चर मिल जाती है। तो चाहे टर्शरी स्ट्रक्चर उसमें भी फोल्ड है, चाहे क्वाटरनरी है उसमें भी फोल्ड है, चाहे सेकेंडरी है उसमें भी फोल्ड है। तो जब हम इसमें एसिड मिलाते हैं या बेस मिलाते हैं या इसको गर्म करते हैं, तो ये सारे फोल्ड खुल जाते हैं। ये अनफोल्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर में, प्राथमिक संरचना में कन्वर्ट हो जाता है, PPT बन जाता है।
और इसकी जो फंक्शन है वो सारे खत्म हो जाते हैं। हम लोग बोलते हैं कि इसकी जैविक सक्रियता नष्ट हो जाती है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी खत्म हो जाती है। जो हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन कर रहा था वो सारे फंक्शन खत्म हो जाते हैं। ऐसे प्रोटीन को हम लोग, ऐसे पीपीटी को हम लोग विकृत प्रोटीन बोलते हैं, विकृत प्रोटीन, डीनेचर प्रोटीन, डीनेचर्ड प्रोटीन। और ये प्रोसेस जो होती है, एसिड मिलाया है या बेस मिलाया है या गर्म किया है, इसको बोलते हैं डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का विकृतीकरण, प्रोटीन का विकृतीकरण, प्रोटीन का विकृतीकरण। जैसे दूध में हम लोग एसिड मिला दें तो दही बन जाता है ना। ऐसे हम लोग अंडे को अगर गर्म करते हैं, बॉईल करते हैं, तो उसके अंदर जो लिक्विड होता है वो सॉलिड बन जाता है। ये जो है अनुत्क्रमणीय प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रक्रियाएं हैं, एक ही डायरेक्शन में चलती है। जैसे दूध से दही तो बन गया, पर दही से वापस दूध नहीं बनता है ना। दही से दूध से दही बन जाता है पर दही से दूध नहीं बनता। ऐसे अंडे का लिक्विड गर्म करने पर सॉलिड हो जाता है, पर वो सॉलिड से वापस लिक्विड नहीं बन सकता। तो प्रोटीन का विकृतीकरण सामान्यतः अनुत्क्रमणीय होता है। पर मैंने एक एग्जाम्पल ऐसा भी क्लियर किया आपको जो उत्क्रमणीय होता है। कौन सा? प्रोटीन का विकृतीकरण जिसमें उत्क्रमणीय स्थिति में आता है। कौन सा? हमारे जो एंजाइम है, एंजाइम भी एक तरह से प्रोटीन ही है। इनका जो विकृतीकरण होता है ना, जो डीनेचरेशन होता है, ये उत्क्रमणीय होता है। क्योंकि हम लोगों को जब बुखार चढ़ता है ना, तो ये मान लो कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर अपने को पता ही है बढ़ जाता है, तो यानी उस समय एंजाइम गर्म हो जाते हैं। तो जब एंजाइम गर्म हो जाएंगे तो क्या होगा? एंजाइम गर्म होंगे तो विकृत हो जाएंगे, विकृतीकरण हो जाएगा उनका, डीनेचरेशन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग मेडिसिन लेते हैं या इंजेक्शन लगवाते हैं तो प्रोटीन वापस अपनी नेचुरल स्टेट में आ जाता है। तो ये उत्क्रमणीय होती है स्थिति। एंजाइम का विकृतीकरण उदाहरण है उत्क्रमणीय स्थिति का। और विकृतीकरण का कारण पूछ ले तो फोल्ड खुलना, ये सारे फोल्ड खुल जाते हैं और प्राइमरी स्ट्रक्चर बन जाती है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आता विकृतीकरण में। चतुष्क, तृतीयक और द्वितीयक संरचनाएं टूटती है फोल्ड खुलने से। तो ये भी पूछ सकता है कौन सी संरचना परिवर्तित नहीं होती, तो कौन सी परिवर्तित नहीं होती? प्राथमिक। कौन सी परिवर्तित होती है? द्वितीयक भी परिवर्तित होती है, तृतीयक भी और चतुष्क भी। सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी सारी चेंज होती है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है देखो, इस जो विकृतीकरण है, डीनेचरेशन है, इसका क्या महत्व है? क्या महत्व है इसका? महत्व जो है वो डिजीज डायग्नोस्टिक, यानी रोग निदान, रोग निदान डायग्नोज में किया जाता है। डिजीज के डायग्नोज करने में, डिजीज को डायग्नोज करने में इसका यूज होता है। कैसे? देखो आप, जब अब तो क्या है, शुगर टेस्ट कैसे करते हैं? अब तो स्ट्रिप आती है, कपड़े लगाते हैं, शुगर टेस्ट हो जाता है। लेकिन पहले कैसे करते थे? जब वो मशीन नहीं थी तब कैसे करते थे? आज भी बहुत से टेस्ट ऐसे किए जाते हैं। टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारा ब्लड लिया जाता है, हमारा ब्लड ले लिया टेस्ट ट्यूब में, उसको सेंट्रीफ्यूग मशीन के अंदर डाल देते हैं। सेंट्रीफ्यूगल मशीन आप लोगों ने देखी होगी लेबोरेटरी पर, उसमें डाल देते हैं और ये परखनली घूमने लग जाती है। तो जब ये परखनली घूमती है, इसमें कुछ ना कुछ केमिकल ऐड करते हैं। वो केमिकल ऐड करके, यानी वो केमिकल एसिड होता है या बेस होता है, ऐड करके सेंट्रीफ्यूग में डाल देते हैं। तो जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो प्रोटीन है, और जब उसमें एसिड मिला दिया या बेस मिला दिया, यानी केमिकल ऐड कर दिया, तो विकृतीकरण होगा, तो उसका पीपीटी बन जाएगा। तो इस स्थिति में क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है वो पीपीटी की फॉर्म में नीचे बैठ जाता है। ये हमारा हीमोग्लोबिन है। और ये सीरम होता है ऊपर हमारा, ये सीरम है। अब इस सीरम में टेस्ट लगाया जाता है कोई ना कोई। जैसे हम इस सीरम को निकाल कर ग्लूकोज का टेस्ट भी लगा सकते हैं। इस सीरम में अगर अपने फेलिंग विलन मिलाएं, फेलिंग विलन मिलाएं, तो अगर इसमें ग्लूकोज है तो फेलिंग विलन मिलाकर अगर हम गर्म करें, तो हमने पढ़ा हुआ है ग्लूकोज जो होती है वो फेलिंग विलन को कैसा कर देती है? फेलिंग विलन किस रंग का होता है? नीले रंग का। और ग्लूकोज उसको कैसा कर देगी? लाल कर देगी। तो फिर हमें पता लग जाता है कि रक्त के अंदर ग्लूकोज उपस्थित है। तो रोग निदान में इसका यूज़ किया जाता है। बहुत से टेस्ट ऐसे करते हैं, ब्लड लेते हैं,
उसके अंदर कोई ना कोई एसिड या बेस मिलाते हैं, फिर उसको सेंट्रीफ्यूगल मशीन में डाल देते हैं, हीमोग्लोबिन का तो पीपीटी बन जाता है, सीरम को निकाल लेते हैं और सीरम के अंदर टेस्ट लगाकर रोग का पता लगाया जाता है कि व्यक्ति को कौन रोग है अथवा नहीं है। तो जो डीनेचुरेशन है उसका यूज जो है वो रोग निदान में किया जाता है। क्लियर?